अवकलन के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और अवकलन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फलन हमारा क्या होता है ना। और आज हम पढ़ेंगे फलन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ये चीजें हमने पढ़ लिया था कि फलन हमारा क्या होता है, और आज पढ़ेंगे फलन कितने प्रकार के होते हैं। समझा? तो ये लिखे हैं फलन के कुछ प्रकार, 14 प्रकार के फलन यहाँ पे हमने लिख दिया है भाई। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के फलन लिखे हैं। और इन फलनों को समझना है कि कौन सा एक चरीय फलन है, कौन बहुचरीय फलन है। ये जितने भी लिखे हैं सबके बारे में डिटेल में समझना है। और इन्हीं फलनों का हमें क्या करना होता है? अवकलन करना होता है। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि फलन है क्या, फलन कितने प्रकार के होते हैं, तब तक हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये प्रश्न दिमाग में आता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आना? तो फलन जो होता है 14 प्रकार का होता है। पहला होता है तुम्हारा एक चरीय फलन। एक चरीय फलन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक हमारा x जो है वो क्या है? स्वतंत्र चर है, और y हमारा क्या है? परतंत्र चर है। इसका मतलब y जो है निर्भर कर रहा है किस पर? x पर। अगर y हमारा निर्भर कर रहा है किस पर? x पर निर्भर कर रहा है, तो लिख दिया y इज द फंक्शन ऑफ x। और जब y केवल एक ही चर राशि पर निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है, तो वो एक चरीय फलन होगा। और अगर यही y जो होता है वो मान लीजिए दो चर राशियों पर निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है और किस पे निर्भर कर रहा है? जड़ पर निर्भर कर रहा है, तब ये क्या हो जाता? दो चरीय फलन हो जाता। समझ में आया? एक चरीय फलन का मतलब होता है कि जो परतंत्र चर होगा वो केवल एक ही स्वतंत्र चर राशि पर निर्भर करेगा। समझ में आया? एक चरीय फलन का मतलब क्या होता है? जिसमें परतंत्र चर राशि केवल एक ही स्वतंत्र चर राशि पर निर्भर करता हो, उसे एक चरीय फलन कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया y बराबर fx। अच्छा, जैसे एक फलन और लिख दिया भाई, मान लो लिख दिया y बराबर f इंटू टी, एफ इंटू टी नहीं ft। क्या लिख दिया? ft। इसका मतलब y जो है केवल किस पर निर्भर कर रहा है? t पर। तो ये कैसा फलन है? एक चरीय फलन है। ऐसे लिख दिया y बराबर f थीटा। कैसा फलन है? एक चरीय फलन है। समझ में आ गया? तो एक चरीय फलन समझ में आ गया। अब उसके बाद नंबर आता है किसका? बहुचरीय फलन का। समझ में आया? यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, जिसमें केवल एक चर हो। और इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ मैनी वेरिएबल्स, जिसमें एक चर राशि ना हो, बहुत सारे चर राशि हो। जैसे मैंने एक फलन लिख दिया u बराबर f ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई, एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब u जो है वो निर्भर करेगा किस पर? x पे भी और यानी x बदलेगा तब भी u बदलेगा, y बदलेगा तब भी u बदलेगा। समझ गए ना? तो बहुचरीय फलन समझ में आया? बहुचरीय फंक्शन क्या होता है? जिसमें परतंत्र चर राशि केवल एक स्वतंत्र चर राशि पर न निर्भर होके अनेक स्वतंत्र चर राशियों पर निर्भर होता है। ऐसे फलन को क्या कहते हैं? बहुचरीय फलन कहते हैं। समझ में आ गया? अब नंबर आता है किसका? अस्पष्ट फलन। किसका नंबर है? अस्पष्ट फलन। समझ में आया? जैसे अस्पष्ट फलन मैंने लिख दिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5, y बराबर cos x, y बराबर x अपॉन x। इसका मतलब जो y है उसको हम x के स्वतंत्र पदों में लिख सके। ऐसा फलन जिसमें हम y के मान को x के स्वतंत्र पदों के रूप में लिख सके। यानी देखो y बराबर क्या है? x के रूप में तो लिखा है, इधर y नहीं है, यह है इधर y। इसमें देखो इधर y और इसमें देखो इधर y है नहीं है। इसका मतलब y बराबर हम x के पद में लिख लिए। और ऐसा फलन जिसमें हम y को x के पदों के रूप में ना लिख पाए, यानी जो y का मतलब क्या? y का मतलब परतंत्र चर। यानी परतंत्र चर को जब हम केवल स्वतंत्र चरों के पदों में ना लिख पाए तो वह होता है अस्पष्ट फलन। और जब हम परतंत्र चर को स्वतंत्र चरों के पदों में लिख ले जाएं तो वो हमारा क्या होता है? अस्पष्ट फलन। बात समझ में आई? जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है y बराबर x साइन x प्लस वाई। अब तुम कह दो केवल इधर x रहे और y को इधर केवल बना ले, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें देखो जैसे लिखा है, एक क्वेश्चन लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर 0। इसको आप y के पदों में लिख पाओगे भाई? कह दो कि मैं लिखूंगा भाई, तो लिख दिया भाई y स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स।
कहोगे मैं इधर केवल x बने, x के पदों में लिखने का मतलब इधर केवल क्या बने, x बने, और इधर केवल क्या रहे, y रहे। इधर x पूरा बन जाए और इधर क्या बन जाए, y। तो ऐसा संभव है नहीं। क्यों? अगर आप y कॉमन भी लेते हो तो y माइनस एक्स हो गया। आप कहोगे y बराबर माइनस एक्स बटा y माइनस एक्स, लिख पाए तब भी y आ गया, और इसमें आप y को अकेला लिख सकते हो। तो समझ में आया ना? अस्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन समझ में आ गया? जिसमें हम परतंत्र चर को स्वतंत्र चर के पदों में लिख सकें वो अस्पष्ट हो गया, और जिसमें हम परतंत्र चर को स्वतंत्र चरों के पदों में न लिख पाए वो क्या होता है, अस्पष्ट फलन हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद नंबर आता है इसका सम फलन। क्या होता है सम फलन? क्या होता है? जब कोई फंक्शन दे दे हमें, जैसे मान लो एक फलन हमारा दिया y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर जो x है उसको मैं रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस कर दूं? माइनस एक्स से। y बराबर कर दूं f माइनस एक्स, और ये फलन हमारा क्या आ जाए, प्लस का x आ जाए, तो ये सम फलन कहलाएगा। देखिए फिर से समझिए इसको। अगर y बराबर एक हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स, और x को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस एक्स से, और अगर ये माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद किसमें आ जाए, फंक्शन पॉजिटिव आ जाए, तब तो सम हो गया। और अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करो निगेटिव आ जाए तो भी सम हो गया। जैसे ये देखो y बराबर मैं लिखा था, y बराबर क्या लिखा है, एफ एक्स, तब इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से, और किसमें आ गया, प्लस एक्स। तो ये कैसा फलन बन गया, इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और यहाँ पे देखो y बराबर दिया था एफ एक्स, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो ये किसमें आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड। अगर इवन ऑड फंक्शन पहचानना जानते हैं तो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, अगर इवन ऑड फंक्शन अगर हमको आता है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। अब देखो इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक दो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास है y बराबर cos x, यानी y जो है निर्भर कर रहा है cos x पे, और अगर x की जगह पर मैं क्या रख दूं, माइनस एक्स, तो y बराबर क्या बनेगा, cos माइनस एक्स। और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, प्लस cos थीटा होता है। तो हो गया y बराबर cos x। तो ये माइनस रख के तब भी क्या आ गया, प्लस था, और माइनस रख दिया फिर भी क्या गया, प्लस। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और यहीं पे अगर मैं साइन की बात कर दूं, साइन एक्स, अब इसको माइनस से रिप्लेस कर दो तो साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। अब ये कैसा फंक्शन हो गया, ये तुम्हारा ऑड फंक्शन हो गया। तो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो 6 फलन हमारे हो गए भाई। सतमा फलन हम लोग देखते हैं भाई। सतमा फलन हमारा कौन सा है, बीजीय फलन, जिसको हम लोग कहते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं उसको, एलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो जिसमें स्वतंत्र और परतंत्र, देखिए जो फंक्शन बनता है तुम्हारा क्या बनता है, y बराबर एफ एक्स बनता है, यानी स्वतंत्र और परतंत्र चरों के बीच में एक संबंध होता है जो f के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक संबंध दिया y बराबर एफ एक्स दिया हुआ, क्या दिया, y बराबर एफ एक्स, यानी y जो है वो क्या है, परतंत्र चर है, और x क्या है, स्वतंत्र चर है। तो जब हमारा परतंत्र चर स्वतंत्र चर पर इस प्रकार निर्भर करे, किस प्रकार निर्भर करे, इस प्रकार निर्भर करे कि उसमें पदों की संख्या निश्चित हो जाए, घात कुछ भी हो, जो स्वतंत्र चर हो उसकी घात कुछ भी हो, लेकिन उसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। जैसे लिख दिया, ये देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, तो इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4 फिक्स है कि नहीं फिक्स है, घात 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, उससे में कुछ लेना देना नहीं। तो वो हमारा कौन सा फलन होता है, बीजीय फलन होता है। क्लियर, इन्हें समझा। अब आता है परमीय। परमीय फलन क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल फंक्शन, है ना। तो परमीय संख्या कैसे बनता है, पी बटा क्यू के, परमीय का मतलब क्या होता है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। समझ में आ गया, परमीय क्या होता है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। अब इसका मतलब पी हो गया अंश, और क्यू तुम्हारा क्या हो गया, हर हो गया। पी हो गया अंश और क्यू हो गया हर। तो कहने का मतलब जो ऊपर रहे अंश में
और जो नीचे रहे हर में, तो ऊपर जो चर हो और नीचे जो चर हो उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यानी अंश का घात और हर का घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। किसका? चर का। जैसे ये देखो, ये लिख दिया मैं एग्जाम्पल, ये कैसा फंक्शन है? ये परिमीय फलन है। कौन सा फलन है? परिमीय फलन है। क्यों? क्योंकि अंश में भी देखो चर राशि की घात क्या है? पूर्णांक, और हर में भी चर राशि की घात क्या है? पूर्णांक। तो इसीलिए कैसा फंक्शन है? परिमीय फंक्शन। तो परिमीय फंक्शन समझ में आ गया? क्लियर? उसके बाद नंबर आता है आबीजीय फलन। ये बहुत लंबा है अपने आप में। आबीजीय फलन जो होता है 4 प्रकार का होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ज्यादातर हमें करना है, चाहे इंटीग्रेशन करना हो या डिफरेंशिएशन करना हो, इसी आबीजीय फलन का हमें क्या करना है। अब आबीजीय मतलब क्या है यार? जिसमें ये देखो, आबीजीय फलन कह दो या इसको कह दो बहुपदीय फलन, जिसमें x की पावर के रूप में दिया रहे। जिसमें क्या दिया रहे? x की पावर के रूप में दिया रहता है, वो बीजीय फलन बनेगा। और जिसमें x की पावर के रूप में ना दिया रहे वो आबीजीय फलन बनेगा। अब इसमें देखो जितना दिया sin x cos x, तो ये अलग हो गया। देखो इसमें x केवल है, बीजीय में क्या? बीजीय का मतलब जिसमें x रहे, जैसे m की पावर 4, x की पावर 4, y की पावर 4, वो बीजीय हो गया। लेकिन जब उसके आगे साइन जुड़ गया, log जुड़ गया, e की पावर जुड़ गया, तब वो क्या हो जाएगा? आबीजीय हो जाएगा। अगर ऐसे लिख दिया 5x + 4, तो ये क्या है? बीजीय है। लेकिन जब इसी में कहीं साइन जुड़ गया, sin x, sin x, cos x, tan x, कहीं log जुड़ गया, log x², e की पावर x हो गया, तो ये सभी क्या है? आबीजीय फलन हो जाएंगे। कौन से फलन हो जाएंगे? आबीजीय फलन। तो आबीजीय फलन समझ में आया। और ये आबीजीय फलन जो होता है तुम्हारा, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पहला होता है त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन होते हैं, इसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? इनवर्स फंक्शन। एक होता है लघुगुणकीय फलन। क्या होता है? लघुगुणकीय फलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। और एक होता है चर घातीय फलन। क्या होता है? चर घातीय फलन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन का मतलब, त्रिकोणमिति में क्या? वही जिसमें साइन कॉस टैन है ना। तो साइन x, cos x, tan x, sec x, sec स्क्वायर x है ना, cos स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, जो भी दिया रहे, tan में दिया रहे या साइन कॉस में दिया रहे, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? त्रिकोणमितीय फलन होगा। उसके बाद नंबर आता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन जिसमें इनवर्सिक दिया रहे, जैसे लिख दिया साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x है ना, cot इनवर्स x। ये सब कैसे फंक्शन है? ये इनवर्सिक फंक्शन होते हैं। समझ में आया ना। और लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा? जैसे log x लिख दिया, log, ये देखो आधार e दे दिया, इसमें आधार क्या दे दिया? a दे दिया, log ax, log e ब्रैकेट के अंदर x² + 5x, देखो ये log में दे दिया। इतना है तो बीजीय फलन है, लेकिन log जुड़ गया इसके आगे तो क्या हो गया? अबीजीय फलन हो गया। समझ में आया। उसके बाद नंबर आता है चर घातीय फलन का। किसका नंबर आता है? चर घातीय फलन का। अब चर घातीय का मतलब जो e की पावर के रूप में दिया है, जैसे यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू e है, a कांस्टेंट वैल्यू है और उसके ऊपर फलन दे दिया। यहाँ पर x जो है फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे दिया, तो वो सभी किस में आते हैं? चर घातीय फलन। जैसे लिख दिया e की पावर x, a की पावर x, sin x की पावर sin x हो सकता है भाई, cos x की पावर का हो सकता है। तो ये सब कैसे फंक्शन है? चर घातांकीय फलन है। कौन से फंक्शन है? चर घातांकीय फंक्शन है। तो ये समझ में आया अबीजीय फलन? समझ में आया ना? यस सर। तो ये तुम्हारा हो गया अबीजीय फलन। और अबीजीय फंक्शन के बाद नंबर आता है किसका? परिभाषित फलन का। इसको कहते हैं डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन। तो डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक वैल्यू दिया है y बराबर fx, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, या मान लीजिए y बराबर क्या दे दिया? y बराबर 4x + 3 दे दिया, और कह दिया x बराबर 2 ले लो भाई, x बराबर 2 ले लो। तो x बराबर अगर मैं 2 ले लूं तो कितना हो गया भाई? 2 × 4 = 8, 3,
तो y का एक निश्चित मान है कि नहीं है? समझ गए ना? y का क्या आया? एक निश्चित मान है। इसका मतलब ये डिफाइंड फंक्शन जी। ऐसा फलन, ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए आपका y बराबर क्या दिया हो fx, और मैं x बराबर क्या ले लूं? a ले लूं। बराबर क्या दिया? एक फंक्शन दिया fx, और y बराबर मैं क्या ले लूं? x बराबर क्या ले लूं? a, और x बराबर a पर जो y की वैल्यू आई क्या आ गई? fa, और ये जो वैल्यू है वो क्या है? एक निश्चित वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? एक निश्चित वैल्यू है जिसका एक अद्वितीय मान है, एक निश्चित मान आए। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? परिभाषित फंक्शन कहेंगे। समझ में आया? और अपरिभाषित फंक्शन होता है, लीजिए ऐसा हो गया, जब मैं x बराबर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? तो ऊपर बन गया 0 और नीचे बन गया 0, ऊपर बन गया इंफिनिटी और नीचे बन गया इंफिनिटी, बन गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी गुणे माइनस इंफिनिटी। तो ऐसे फंक्शन का मान अभी तक गणित का मान खोज ही नहीं किया गया। ऐसे वैल्यूओं का मान अभी गणित में खोजे नहीं गया कि 0/0 क्या होगा, पता ही नहीं क्या होता है। इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट क्या होता है, पता ही नहीं क्या होता है। माइनस इनफाइनाइट गुणे माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, पता ही नहीं क्या होता है। इसकी वैल्यू अभी तक परिभाषित नहीं की है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिभाषित फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? अपरिभाषित का मतलब जिसका निकाला ना जा सके। यानी मान लीजिए कोई फंक्शन y बराबर fx, और मैं x बराबर a पर इस फंक्शन का मान निकाल रहा हूं। किसका? y का। एक फलन हमारे पास दिया y बराबर fx, और x बराबर a पर मैं फंक्शन का मान जब भी निकाल रहा हूं तो फंक्शन कुछ ऐसा बन जा रहा है, 0/0 बन जा रहा है, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट बन जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी गुणे माइनस इन्फिनिटी बन जा रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिभाषित फंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं अनडिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड फंक्शन। क्लियर? अब उसके बाद नंबर आता है अचर फलन। अब अचर फलन का नाम सुन के ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा फलन हो, यानी y जो हो वो x का ऐसा फलन हो, y जो हो x का ऐसा फलन हो कि x का कुछ भी मान रखो, x का कुछ भी मान रखो, लेकिन y का मान क्या रहे? स्थिर रहे, बदले ही ना। यानी यदि y बराबर fx कोई फलन हो और x का कोई भी मान रखा जाए, x बराबर कोई भी मान लिया जाए और y का मान क्या रहे? स्थिर रहे, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। यानी जैसे मैं कह सकता हूँ y बराबर c, यानी ये डिपेंडेंट नहीं करेगा, c का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, लेकिन इस पे y पे कोई प्रभाव ना पड़े, y जितना है उतने रहे, चेंज ना। तो उसको क्या कहेंगे? अचर फंक्शन कहते हैं। समझ में? अच्छा, आवर्तिक फंक्शन क्या होता है भाई? अब बचा आवर्तिक फंक्शन और फलन का फलन। आवर्तिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया हो f(x + k), और k की मैं कुछ ऐसे वैल्यू रखूं जिसमें ये हमेशा क्या है? fx आ जाए। k का कुछ ऐसा मान लिया जाए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, लिख दिया मैं f(x + k), और k का मान कुछ ऐसा मैं रख रहा हूं, k का मान कुछ ऐसा मैं रख रहा हूं जिससे कि फंक्शन का मान हमेशा क्या आए? fx ही आए। कैसे? एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आप टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में आ जाओ, साइन में आ जाओ। साइन का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। साइन का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अब देखिए आप, जब आपने इतनी की वैल्यू निकाली, साइन 360 अंश की वैल्यू निकाली, क्या किया? साइन 360 की वैल्यू निकाल दिया, यानी आपने निकाल दिया साइन 2π। तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है? 0। मिल रही कि नहीं मिल रही? भाई इतना जो चलते हैं वो था 180, इतना चले तो 360 हो गया। 360 x अक्ष पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो अगर साइन 2π की वैल्यू निकालता हूं तो क्या है? 0। और मैंने कह दिया इस साइन 2π में आप एक काम करो, फिर 2π जोड़ दो, फिर 2π जोड़ दिया, फिर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। आपने फिर काम क्या किया? फिर इसमें 2π जोड़ दिया, यानी 6π कर दिया, फिर भी 0 आ रहा है।
तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फंक्शंस को? पीरियाडिक फंक्शंस कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया तुम्हारा पीरियाडिक फंक्शन। अब फलन का फलन क्या होता है भाई? फलन का फलन क्या होता है? फंक्शन का फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो फलन है, एक तो है g(x) और एक है हमारे पास क्या? f(x). मान लीजिए हमारे पास दो फलन है, एक फलन हमारे पास g(x) है और दूसरा फलन हमारा क्या है? f(x) है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं f g(x), इसका मतलब g फंक्शन है x का और f फंक्शन हो गया g का, तो इसका मतलब f जो है वो हो गया फलन का फलन। समझा ना? तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? फलन का फलन। तो ये चीजें जो है आपको इसको समझ लेना है अच्छे से जाके, और समझने के बाद इसको आपको एक नोट कर बना लेना, अच्छे से नोट बना लेना। और जैसे ये फलन समझ में आ जाएगा क्या होता है, तो कल से हम लोग अवकलन पे आ जाएंगे। अभी हम लोग अवकलन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि फंक्शन क्या है। अब इन्हीं फंक्शनों का हमें क्या करना होता है? अवकलन करना हो। ये जो फंक्शन पढ़ लिए हैं, इन्हीं फंक्शनों का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। बात समझ में आई? तो ये 14 टाइप की जो फंक्शन है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें।